तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टाफिंग का मीनिंग पढ़ लिया था, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ ली थी हमने ये भी पढ़ लिया था कि HRM क्या है, HRD क्या है और किस तरीके से स्टाफिंग HRM से जुड़ा है। इवोल्यूशन ऑफ HRM ये भी हमने सब कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है कि जो स्टाफिंग है, जैसे मैं आपको बता रही थी मीनिंग के अंदर, कि स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि अपने यहाँ पर लोगों को रखना। स्टाफिंग एक बहुत बड़ी एक्टिविटी मानी जाती है। स्टाफिंग एक छोटी मोटी कोई प्रोसेस नहीं है। स्टाफिंग के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी स्टाफिंग का प्रोसेस। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि कभी भी आप कोई भी प्रोसेस अगर लिखते हो तो वो लाइन वाइज ही लिखती हैं आपको। एक बार कोई इंपॉर्टेंस होती है, मेरिट्स डिमेरिट्स जो भी आप लोग लिखते हो वो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई सा भी पहले कोई सा भी बाद में लिख सकते हो, लेकिन प्रोसेस कभी भी आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, उसे आप लाइन वाइज ही लिखेंगे। ठीक है। आज फिर मेरा गला बैठ गया है। हाँ बस मेरे को किसी ने कहा है कि अपना इलाज करा लो, नहीं तो ये ऐसा ही हो जाएगा। हाँ कराऊंगी। अब देखो, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा है फिर उसके बाद जब हमें ये पता चल जाए कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है तो उसी के हिसाब से फिर हम लोगों को बुलाना शुरू करेंगे। जब हमें पता होगा कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है तभी तो हम आगे बोल सकेंगे ना कि हमें 4 लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, अभी तो इनविटेशन जा पाएगा। तो पहले तो ये पता लगाना कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर उनका रिक्रूटमेंट मतलब होता है सिर्फ इन्वाइट करना, लोगों को बताना कि हमारे यहाँ पर जॉब्स वैकेंट हैं। उसके बाद सिलेक्शन, हम जो भी बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन मतलब जिसको हमने जिस जॉब के लिए सिलेक्ट किया था उसको वो जॉब दे देना और उसको फैमिलियराइज कराना, किससे, ऑर्गेनाइजेशन से। फिर उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते रहना। ट्रेनिंग मतलब उनके स्किल्स को अपग्रेड करना रिलेटेड टू देयर जॉब्स, और डेवलपमेंट होता है ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, जिसने कि उनको हमें प्रमोट करना है, डिमोशन करना है, ट्रांसफ़र करना है, मतलब क्या करने की ज़रूरत है। तो करियर प्लानिंग जो होती है वो इसी के बेसिस पे होती है। और लास्ट आता है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मतलब हमें कितना पैसा उनको देना है, किसको किस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो सारा हमें डिटेल में अभी प्रोसेस पढ़ना है। प्रोसेस के स्टेप्स क्लियर हो गए आप लोगों को। चलो, तो हमारे मोस्टली जो ये स्टाफिंग प्रोसेस है ये केस स्टडी में ही आता है। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको एक पूरा पैराग्राफ के अंदर डिटेल में लिखा होगा स्टाफिंग के बारे में, 1-2 स्टेप उन्होंने एक्सप्लेन कर रखे होंगे, हमें पहले वो स्टेप आइडेंटिफाई करने होंगे और आगे के 3 या 4 स्टेप्स हमें एक्सप्लेन करने होते हैं। भाई जैसे हाईएस्ट मार्किंग क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है, तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 उन्होंने एक्सप्लेन कर रखे होंगे, वो बाकी के 4 आपसे पूछ लेंगे या बाकी के 3 पूछ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ज़्यादातर ये केस स्टडी में ही देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इसका पहला पॉइंट। अच्छा, जो पहला पॉइंट है वो आपका अलग से भी आ सकता है। इसके जो 2 एनालिसिस हैं ये अलग से भी क्वेश्चन बन के 1 मार्क में भी आ जाती हैं और कहने को आप 3 नंबर में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो भी होती क्या है, सो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, इट डिटरमाइंस द फ्यूचर मैन पावर नीड्स, कि हमें फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये बताता है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसके लिए हम 2 एनालिसिस करते हैं। एक है हमारा वर्कलोड एनालिसिस और दूसरा है वर्कफोर्स एनालिसिस। अब वर्कलोड, देखो लोड का मतलब क्या है, कितने लोग चाहिए हमें, मतलब कितने लोगों की हमें जरूरत है। द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यानी कि कितना लोड रखेंगे हम, कितने लोगों की हमें जरूरत है। एक तो नंबर मतलब अमाउंट, कि 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। एंड टाइप का मतलब कौन सी पोजीशन के लिए चाहिए। सपोज करो मैं ये कहूँ कि मुझे 3 मैनेजर चाहिए और 4 मुझे सेल्स स्टाफ चाहिए, तो मैनेजर एक अलग होता है, भाई लोअर लेवल के लोग अलग होते हैं। अब जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी हो कभी न्यूज़पेपर में, तो ऐसा लिखा होता है कि एक हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, एक हमें सेल्स मैनेजर चाहिए, एक हमें फाइनेंस मैनेजर चाहिए। तो इस तरीके से पोजीशन भी लिखी होती है। तो पोजीशन लिखना इस टाइप, और उसके आगे जो 1, 2, 3 नंबर्स लिखे होते हैं वो गए कि इन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड है। तो वो जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो होती है हमारी वर्कलोड। वर्कफोर्स मतलब ऑलरेडी कितने लोग हैं हमारे पास, फोर्स यानी कि कितनी फोर्स हमारी रेडी है जो ऑलरेडी काम कर रही है। तो वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है द नंबर एंड टाइप अवेलेबल। देखो दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये बताता है रिक्वायरमेंट और ये बताता है अवेलेबिलिटी, कि कितने लोग हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टाफ्ड है, यानी कि जितने लोग हमें चाहिए उससे कम लोग हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ओवरस्टाफ्ड है, जितने हमें चाहिए हो सकता है उससे ज्यादा काम कर रहे हो,
या फिर ऑप्टिमली स्टाफ्ड हो सकता है, यानी कि जितने की हमें जरूरत थी उतने ही लोग हमारे पास हैं। तो भी कैसे पता चलता है? अगर आपका वर्कलोड एनालिसिस वर्कफोर्स एनालिसिस से ज्यादा है, वर्कलोड एनालिसिस यानी कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लोग कम है, इसका मतलब क्या है? वो सिचुएशन अंडरस्टाफ्ड है। भाई रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लोग हैं कम आपके पास, तो इसका मतलब क्या? अंडर स्टाफिंग चल रही है। लेकिन अगर आपकी वर्कलोड एनालिसिस वर्कफोर्स से ज्यादा है, यानी कि कम है, यानी कि रिक्वायरमेंट कम है, लोग आपके यहाँ पे ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर आपका वर्कलोड एनालिसिस वर्कफोर्स से कम है, आपकी रिक्वायरमेंट तो कम है लेकिन आप लोगों ने अपने यहाँ पर स्टाफ ज्यादा रख रखा है, तो इसका मतलब आप कौन सी सिचुएशन में हो? ओवर स्टाफिंग में हो। लेकिन अगर हमने देखा कि वर्कलोड जितना है उतना ही वर्कफोर्स है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने लोग अवेलेबल है, दैट मीन्स आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। सही है, हमारे यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन है बिल्कुल सही चल रही है। तो पहला पॉइंट है हमारा यही होता है कि पहले तो यही एस्टिमेट करो कि आपकी फ्यूचर मैन पावर नीड्स कितनी है, जिसके लिए आप इन दो एनालिसिस को करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये देख लिया कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडर स्टाफिंग पे है, ओवर स्टाफिंग पे या ऑप्टिमली स्टाफिंग पे है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अब हम आते हैं विच इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। हमने इसको बहुत पॉजिटिव साइड से देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ना हम इनवाइट कर रहे होते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का मतलब क्या है? जो लोग हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय बनने के इच्छुक हैं, जो लोग हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय बनना चाहते हैं। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो हम लोग उनको इन्वाइट कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक जॉब पोजीशन खाली है, मतलब ये पोजीशंस हैं जो हमारे पास वैकेंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो या अगर आप सुटेबल हो उस जॉब के लिए तो आकर आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये इन्विटेशन देने के हमारे पास दो तरीके हैं। देखो, एक तरीका तो ये है कि एक्सटर्नल सोर्स होता है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है? बाहर वालों को इन्वाइट करना। अब कैसे इन्वाइट कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, आजकल इंटरनेट पे वेबसाइट्स बनी हुई है बहुत सारी, उसके थ्रू कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि जब आप शॉप्स पे निकलते हो तो लिखा होता है आवश्यकता है सेल्समैनों की, लिखा होता है ना, आवश्यकता है हेल्परों की। तो ये भी तो एक तरीका है लोगों को बताने का कि हमारे यहाँ पे एक पोजीशन खाली है। न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। तो इस तरीके से एक तो ये हो गया एक्सटर्नल सोर्स, जहाँ पर हम बाहर वालों को इन्वाइट कर रहे हैं। एक तरीका ये भी तो होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ लोग होते हैं जिनको हम प्रमोट कर देते हैं। अब मैं एक स्कूल में अगर टीचर हूँ, ठीक है, अब कल को वहां पर अगर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली होती है, मैंने कहा यस आई एम रेडी, मेरी पोजीशन पे कोई और आ जाएगा और मैं उस पोजीशन पर चले जाऊंगी। यहाँ पर हम उन्होंने बाहर वालों को इन्वाइट नहीं किया, इन्वाइट करके तो देखा जरा बाहर वालों को, यहाँ पर उन्होंने बाहर वालों को इन्वाइट नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ लोग थे जिनको उन्होंने हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। या ऐसा भी होता है कि कई बार दो ब्रांचेस है सपोज स्कूल की, एक स्कूल में ज्यादा टीचर है, एक में कम ही पढ़ रही थी, तो वो क्या कर देते हैं? ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो क्या होता है रिक्रूटमेंट? इट इज द सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। यानी कि हम सर्च कर रहे हैं अपने लिए, कैंडिडेट्स के लिए सर्च कर रहे हैं और उनको स्टिमुलेट यानी कि बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पर आकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो सोर्सेज है हमारे पास, एक्सटर्नल और इंटरनल, जो हमें डिटेल में भी आगे पढ़ने हैं। इंटरनल सोर्सेज जनरली हम तब यूज करते हैं जब लिमिटेड एक्सटेंट तक, यानी कि कुछ हद तक ही सिर्फ आप इंटरनल यूज कर सकते हो। अगर कोई नया ही ऑर्गेनाइजेशन है, अभी अभी खुला है, तो क्या वहाँ इंटरनल होगा? वहाँ इंटरनल हो ही नहीं सकता, तो लिमिटेड है इसकी रीच। लेकिन जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें वाइडर चॉइसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, क्लियर रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट अब आता है सिलेक्शन। जब आपने इन्वाइट कर लिया, अब सबको तो रखोगे नहीं, एक ही पोस्ट के लिए कई बार 50, 100, 200 पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, सबको तो नहीं रख सकते ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस होता है एक नेगेटिव पॉइंट, एक नेगेटिव प्रोसेस, जहां पर हम एलिमिनेट कर रहे हैं वो अनफिट जॉब सीकर्स, अनक्वालिफाइड जॉब सीकर जिनकी हमें जरूरत नहीं है। देखो, मैंने रिक्वायरमेंट रखी कि एक सेल्स मैनेजर के लिए वही बंदा अप्लाई करे जिसने एमबीए कर रखा हो इन सेल्स, या मार्केटिंग मैनेजर के लिए वही अप्लाई करे जिसने एमबीए कर रखा हो इन मार्केटिंग, कंप्लीट कर रखा हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन कुछ फ्रेशर्स भी अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसे लोग भी अप्लाई करेंगे जिन्होंने किसी और फील्ड में एमबीए कर रखा होगा। तो मुझे छांटना पड़ेगा ना उसमें से, और चलो अगर सही वाले भी मिल गए तो उसमें से भी बेस्ट का सिलेक्शन करना होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द अमंग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। कि हमारे पास जितना भी पूल इकट्ठा हुआ ना, जितने भी लोगों की एप्लीकेशंस आई, जितने भी लोग हमारे पास आए, उसमें से हमने अपने बेस्ट को चूज करना है जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सिलेक्शन के टाइम पे? कि हमें बेस्ट चूज करना है आउट ऑफ अवेलेबल। हर कोई चाहता है ना हमें सबसे बेहतर मिले। भाई
सभी अपने आप में बेहतर होंगे, लेकिन हमारे लिए बेस्ट कौन सा है अवेलेबल में से, हमें उसका सिलेक्शन करना है। इट एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड। देखो, आप सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचोगे सिलेक्शन करते टाइम, जिस पर्सन को आपने सिलेक्ट किया है वो उसकी भी सेल्फ एस्टीम को, उसकी भी इज्जत को रखता हो, उसकी भी प्रेस्टीज को मेंटेन करता हो, ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। यानी कि किसी के प्रेस्टीज के ऊपर बात ना है, किसी के सेल्फ एस्टीम के ऊपर बात ना है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और देखो, जो बंदा सिलेक्ट होगा, अगर 50 में से एक बंदा सिलेक्ट हो रहा है तो अपने आप उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी ना, उसका प्रेस्टीज उसकी बढ़ जाएगी, कि उसमें कुछ तो बात होगी जो 50 में से सिर्फ वही अकेला सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपने सिलेक्शन कर लिया, अब आपको उस पर्सन को वो जॉब पोजीशन दे देनी होती है जिसके लिए आपने उसको सिलेक्ट किया है, जिसे बोलते हैं प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड। कि भाई हम उसको कह रहे हैं कि आपको हमने जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है, अब आप अपनी पोजीशन वहां पर आकर ले सकते हैं, आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं अपने इस जॉब पोजीशन को जिसके लिए हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, हम उसको प्लेसमेंट दे देते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉय। ओरिएंटेशन का मतलब क्या? सीधे फैमिलराइज कराना, इंट्रोडक्शन देना, किसका? सिलेक्टेड एम्प्लॉय का अदर एम्प्लॉयज के साथ, और फेमिलराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड एट द सेम टाइम हम उसे ये भी बता रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज हम लोग फॉलो करते हैं। बेसिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक चक्कर कटवा देना उसे, और हर चीज डिटेल में बता देना, उसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्योंकि देखो, घर में जब एक नया नया बंदा भी आता है कोई, तो उसको भी सबसे पूरे परिवार से मिलवाया जाता है ना, सबके बारे में बताया जाता है। लाइकवाइज जब कोई नया कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो उसको भी हर किसी से मिलवाना पड़ता है कि ये आपके सुपीरियर्स हैं, ये आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, ये आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपको अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनसे जाके बोल सकते हो। तो ये सभी चीजें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज योर ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग के अंदर हम किसी एम्प्लॉय के लर्निंग स्किल्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग क्या है? एक लर्निंग है। किस चीज की लर्निंग है? लेकिन एक स्पेसिफाइड स्किल की। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स मैनेजर के लिए सिलेक्ट हुए हो, तो हमने आपको सेल्स मैनेजर से रिलेटेड अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी, भाई आप नए नए आए हो, आपको काम सिखाना था, हमने आपको 2 दिन की ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग होती है स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड, आपके सिर्फ जॉब से रिलेटेड। लेकिन जब मैं डेवलपमेंट की बात करूंगी तो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ। अब कोई एम्प्लॉय आया हमारे यहाँ पर, वो जिस जॉब के लिए आया है, हम उस जॉब के लिए जब उसको ट्रेनिंग दी, हमने कोई एक एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, हमने उसको 1-2 दिन की लर्निंग दी, उसको हमने सिखाया, तो वो तो है ट्रेनिंग। लेकिन हमने साथ साथ क्या किया? हमने उसको कंप्यूटर चलाना भी सिखा दिया, हमने उसको एक पर्टिकुलर मशीन ऑपरेट करना भी सिखा दिया। तो इससे क्या हुआ? उसके करियर का डेवलपमेंट होगा। हम लोग सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, तो इससे क्या होता है? उनके स्किल्स इंप्रूव होते हैं, जो उनको आगे उनके करियर में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, क्लासरूम लेक्चर्स वगैरह, ऑडियो विजुअल चला के वो सब सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। किस लिए बताते हैं? ताकि डेवलपमेंट हो उनके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज का। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये भी कहते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि आप ये वाला कोर्स करिए ऑनलाइन, ताकि उनके स्किल्स में एडिशन होता रहे, उनका डेवलपमेंट होता रहे, क्योंकि इससे कंपनीज का भी फायदा होता है। ठीक है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो ट्रेनिंग है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द एटीट्यूड, स्किल्स एंड द एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड। उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जब हम आपको लर्निंग दे रहे हैं तो वो हमारी ट्रेनिंग है। लेकिन इट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प द एम्प्लॉय टू ग्रो। लेकिन जब हम आपको ऐसी लर्निंग दे रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। आप कह सकते हो कि ये जो ट्रेनिंग है ये जॉब ओरिएंटेड होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो करियर ओरिएंटेड होती है। ट्रेनिंग लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, कुछ टाइम के बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, ब्रॉडर कंसेप्ट कौन सा होगा दोनों में से? डेवलपमेंट। ये एक नैरो कंसेप्ट है क्योंकि लिमिटेड है, लेकिन ये एक वाइडर कंसेप्ट है जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? 5 पॉइंट पढ़ चुके। परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या है? यहाँ पर इवैल्यूएशन, मतलब आप चेक कर रहे हो। अप्रेजल क्या का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेसिकली, कि यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। पास्ट परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस चेक की जा रही है कि हमने ना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है।
उस स्टैंडर्ड के बेसिस पर हम उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। अब जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, मैंने अपने माइंड में एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि आप इतने परसेंटेज मार्क्स लाओगे, आप इतने लाओगे, आप इतने लाओगे, आप इतने लेकर आओगे। अब जब आपकी हाफ ईयरली की रिपोर्ट कार्ड मेरे सामने आएगी तो मैं उसको देखूंगी, तो मैं इवैल्यूएट करूंगी कि आपको क्या कहना है। मेरे को आपको अच्छी अच्छी बातें कहनी है, या आपको शाबाशी देनी है, या आपको ट्यूशन निकाला करना है, क्या करना है मुझे। उस रिपोर्ट के बेसिस पे सोचा जाएगा ना वो, कि आपको कितने शुद्ध वर्ड मेरे को आपके साथ इस्तेमाल करने, कितनी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों के साथ मुझे करनी है। तो वो कैसे पता चलेगा? उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ऐसे इंप्लॉइज के साथ होता है भाई, हमने उनको एक स्टैंडर्ड सेट करके दे रखा है कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है। अब आपने जो एक्चुअल में टारगेट अचीव किया होगा हम उससे कंपेयर करेंगे और उसी बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि अब आपके साथ आगे क्या करना है। ठीक है, अब आपकी करियर प्लानिंग, आपका प्रमोशन होगा, क्या होगा, वो उसके बाद डिसाइड किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? इट इज इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट द सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, कि जो स्टैंडर्ड्स हमने पहले से ही सेट कर रखे हैं उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही उनका इवैल्यूएशन करना है। अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो इवैल्यूएशन भी नहीं होगा। कंपेयर किससे करोगे अगर स्टैंडर्ड ही नहीं है तो? ठीक है, देन इसी के बाद हमारे पास आता है प्रमोशन और करियर प्लानिंग। तो प्रमोशन का मतलब होता है शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर लेवल टू द हायर लेवल। भाई अगर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट अच्छी होगी तो हम आपका प्रमोशन कर देंगे, आपको एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे। हायर लेवल पे ले जाने का मतलब है हायर पे, गुड स्टेटस, आपका स्टेटस भी इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम अथॉरिटी इंक्रीज होंगी एंड एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है एम्प्लॉयज के ऊपर। सो प्रमोशन इज द एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट हायरार्की, मतलब मैनेजमेंट हायरार्की में आपको ऊपर की तरफ हम शिफ्ट करें, दैट इज प्रमोशन। अब कैरियर प्लानिंग में क्या होता है कि भाई आपकी इस परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के बेसिस पर हमने देखा कि आपका प्रमोशन होना है, या हमें ऐसा लगा कि शायद ना वो एम्प्लॉय एडजस्ट नहीं कर पा रहा है करंट डिपार्टमेंट में, तो हम हो सकता है उसको ट्रांसफर कर दें। कई बार ऐसा होता है कि एज अ पनिशमेंट भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो आपको एक और चांस देने के लिए भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलर आपको चांस देने के बाद भी अगर आपके परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा तो हो सकता है आपका डिमोशन भी कर दिया जाए। तो आपकी इस रिपोर्ट के बेसिस पर ही डिसाइड होता है कि आपके साथ आगे क्या किया जाएगा। ठीक है, अब ये भी हो गया। और हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चाहिए हमेशा कि भैया ग्रो करो, अपने पोटेंशियल को पहचानो। आप सभी ये काम कर सकते हो, अपने पोटेंशियल को पहचानो और उस काम को करो। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। फिर आते हैं हमारे पास लास्ट में कॉम्पेंसेशन। अब देखो कोई भी एम्प्लॉय फ्री में तो काम कर नहीं रहा, आपने उसको पे देनी है। तो कॉम्पेंसेशन इज एनी अमाउंट विच एन एम्प्लॉय इज गेटिंग इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विसेज, कि कोई भी एक एम्प्लॉय अपनी सर्विस के बदले में जो पैसा रिसीव कर रहा है, चाहे वो पैसे की फॉर्म में है डायरेक्ट या इन काइंड है। इन काइंड मतलब आप किसी और तरीके से उसको कॉम्पेंसेट करो तो वो कॉम्पेंसेशन ही कहलाता है। सो कॉम्पेंसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स, देखो यहाँ पे से लिखा भी है क्या, ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और द रिवॉर्ड्स गोइंग टू द एम्प्लॉयज, यानी कि जो भी आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं या देने जा रहे हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, या आप डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव की पेमेंट्स में भी दे सकते हो, जैसे कि वेजेस देना, सैलरीज देना, इंसेंटिव्स देना, कमीशन देना, बोनस देना। या इनडायरेक्ट पेमेंट भी हो सकती है, जैसे कि एम्प्लॉयर्स पेड इंश्योरेंस एंड वेकेशंस, यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने आपका लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, आपको छुट्टियों पे भेज दिया, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करा दी, आपको रहने के लिए फ्री में घर दे दिया, आपको कन्वेंस फैसिलिटी दे दी, कार प्रोवाइड करा दी आपको। तो इस तरीके से इन काइंड बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। अब ये जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, हम इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट की बात कर रहे हैं, ये टाइम बेसिस भी हो सकती है और प्रोडक्टिविटी बेस्ड भी हो सकती है। ये टाइम बेस्ड भी हो सकता है और प्रोडक्टिविटी बेस्ड भी हो सकता है। टाइम बेस्ड का मतलब है कि आपको मंथली, ईयरली, क्वार्टरली इस तरीके से भी मिल सकता है, डेली। या प्रोडक्टिविटी बेस्ड मतलब पीस बेस्ड, जितना बनाओगे उतना पैसा मिलेगा, जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको पैसा मिलता चला जाएगा। तो दोनों तरीके से कंपेंसेशन दी जा सकती है। तो ये हमारे टोटल 8 पॉइंट्स थे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर। पहला क्या था? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग और लास्ट में हमारा कंपेंसेशन। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है?